दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ठोस अवस्था चैप्टर नंबर 1 के MCQ। और इन MCQ को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपके ठोस अवस्था चैप्टर का पूर्ण रूप से रिवीजन हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस सेशन को अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठोस अवस्था चैप्टर के MCQ से, एक विशेष ठोस अति कठोर है तथा इसका गलनांक अति उच्च है। ठोस अवस्था में यह अचालक है तथा परगलन का मतलब होता है गलित अवस्था में, तथा परगलन पर यह विद्युत चालक हो जाता है, ठोस है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये नोट करना होगा कि आपने जो ठोस का वर्गीकरण पढ़ा है, तो ठोस को आप दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हो। पहला जो ठोस का वर्गीकरण होता है वो होता है ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर ठोस वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ठोस होता है, दूसरा कौन सा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और जो दूसरा वर्गीकरण का आधार होता है वो कौन सा होता है, अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर। तो यहां से मैं आपको दोनों वर्गीकरण है उसकी थीम सेट करवाता हूं। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया ठोस अवस्था। ठोस अवस्था है या फिर ठोस का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले जो अपन वर्गीकरण किसके आधार पर देखेंगे, अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आधार क्या है, क्योंकि वर्गीकरण का आधार चेंज होते परिवर्तित होते ठोसों के प्रकार भी क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्गीकरण का आधार यहाँ पर आपने कौन सा मेंशन किया है, यहाँ पर आपके पास वर्गीकरण का आधार है अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर। तो ये मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पर, अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर। तो इसके आधार पर ठोस को कितने भागों में आप वर्गीकृत करोगे, 4 भागों में। और 4 भाग कौन कौन से, सबसे पहला वाला भाग होता है आपके पास आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। दूसरा वाला भाग होता है आपके पास सहसंयोजक ठोस। तो ये लीजिए सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजक ठोस। तीसरा वाला होता है आपके पास धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। और चौथे वाला होता है आपके पास आणविक ठोस। तो ये आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो ठोसों का वर्गीकरण है, अगर अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर करते हो तो 4 प्रकार की होती है, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और साथ में आणविक ठोस। अगर मान लीजिए यही आपको किसके आधार पर बोल देता, ज्यामिति के आधार पर, तो वहां पर ये जो पिक्चर है वो टोटली चेंज हो जाती। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला मैं मेंशन कर रहा हूं ठोस, और यहां पर भी आप क्या देख रहे हो, ठोसों का वर्गीकरण। लेकिन यहां पर वर्गीकरण का आधार चेंज कर दिया। वर्गीकरण का क्या चेंज हो गया यहाँ पर, आधार। और आधार चेंज होती है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वर्गीकरण किसके आधार पर है। तो यहाँ पर जो मैंने वर्गीकरण यहाँ पर मेंशन किया वो किसके आधार पर होगा, ज्यामिति के आधार पर। यहाँ पर वर्गीकरण का बेस क्या होगा, किसके आधार पर वर्गीकृत कर रही हो, ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर ठोस है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जिसको आप वास्तविक ठोस भी बोलते हो, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा वाला होता है अमोर्फस ठोस, अदरवाइज आप इसको बोल सकते हो अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ठोसों का वर्गीकरण होता है ज्यामिति के आधार पर और अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर। अब क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि एक विशेष प्रकार का ठोस है और इस वाले ठोस की विशेषता क्या है, इसका गलनांक क्या है, बहुत ही अधिक है। ठोस कैसा है, अति कठोर है, गलनांक अधिक है। और ठोस अवस्था में कैसा है, ये अचालक है तथा परगलन पर ये विद्युत का चालक हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये गुण किसके होते हैं, आयनिक ठोस के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आयनिक ठोस है वो ठोस अवस्था में उनमें मुक्त आयन अनुपस्थित होते हैं, इस कारण वो क्या होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं। लेकिन जैसे ही गलित अवस्था में आएंगे तो वहां पर क्या प्राप्त हो जाएंगे, मुक्त आयन प्राप्त हो जाते हैं और जिनके द्वारा विद्युत का चालन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए,
किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक होते हैं? आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। तो आपको ये बताना चाहिए कि आघातवर्धनीय और तन्यता का गुण है वो किसमें पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। और धातुओं वाले कौन से ठोस होते हैं? धात्विक ठोस होते हैं। और जो धात्विक ठोस है वो ठोस अवस्था में भी क्या होते हैं? विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे ठोस जो विद्युत का चालन करते हो, चाहे से ठोस अवस्था हो या गलित अवस्था, साथ में आघातवर्धनीय हो और तन्य हो, तो ये गुण कौन से ठोस के होते हैं? धात्विक ठोस के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ठोस ए एक अति कठोर, मतलब ये ठोस है जिसको इसने मेंशन कर दिया ए से, कैसा है? अति कठोर है तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। अब की बार क्या बोला कि अगर आयनिक ठोस होता, आयनिक ठोस भी कैसा होता है? अति कठोर होता है। लेकिन आयनिक ठोस है वो गलित अवस्था में कैसा होता है? चालक होता है। लेकिन ये वाला ठोस कैसा है? गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत अधिक ताप पर पिघलता है। मतलब इसका गलनांक का मान भी क्या होता है? अधिक होता है। यह है किस प्रकार का ठोस है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसे ठोस जो अति कठोर होते हो, जिनके गलनांक का मान अति उच्च हो और साथ में अगर वो विद्युत का चालन प्रदर्शित नहीं करते, विद्युत रोधी है, तो ये किसका उदाहरण होती है? सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। अदरवाइज नेटवर्क ठोस का उदाहरण है। अगर यही पर बस इतना सा चेंज हो जाता विद्युत का चालन, मतलब गलित अवस्था में अगर विद्युत का चालक हो जाता, तो फिर ये किसका उदाहरण होता? आयनिक ठोस का। मतलब सहसंयोजक ठोस और आयनिक ठोस दोनों ही कैसे होती है? अति कठोर होती है। इनका गलनांक का मान क्या होता है? अधिक होता है। मूलभूत अंतर क्या होता है कि आयनिक ठोस है वो गलित अवस्था में विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सहसंयोजक ठोस है वो गलित अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। इसका एक ही अपवाद है सहसंयोजक ठोस में, कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा ठोस होता है, सहसंयोजक ठोस है, जो क्या करता है? विद्युत का चालन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट है, ये लीजिए आ गया। अभी अपन बात कर रहे थे ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ग्रेफाइट है वो किसका उदाहरण होता है? सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होता है। सहसंयोजक ठोस के साथ ही ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा उदाहरण है सहसंयोजक ठोस में जो क्या कर सकता है? विद्युत का चालन कर सकता है। और विद्युत का चालन क्यों होगा? क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उपस्थित होता है। ग्रेफाइट वो एक्चुअल में क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन के अपर रूप आपने मुख्य रूप से पढ़े होंगे, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरेन। तो ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है, जो किसका उदाहरण होगा? सहसंयोजी ठोस का उदाहरण होगा। और ऐसा सहसंयोजी ठोस है जो विद्युत का क्या प्रदर्शित कर सकता है? चालन प्रदर्शित कर सकता है ठोस अवस्था में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है? मतलब जो भी आपको ये 4 उदाहरण दिए, इन 4 उदाहरण में से ऐसा कौन सा ऐसा ठोस है जो किसका उदाहरण होगा? सहसंयोजक का। पहला देखिए यहाँ पर रॉक सॉल्ट। आपको ये बताना चाहिए कि जो रॉक सॉल्ट है एक्चुअल में ये कौन सा क्रिस्टल होता है? रॉक सॉल्ट का मीनिंग होता है सोडियम क्लोराइड। मीनिंग सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो संरचना होती है, इसको आप किस टाइप की बोलते हो? रॉक सोल्ट टाइप की बोलते हो, मीनिंग NaCl। और यहाँ पर देखते पता चल गया सोडियम धातु और क्लोरीन अधातु, तो ये तो किसका उदाहरण हो गया? आयनिक ठोस का। नेक्स्ट वाला देखिए, बर्फ। और बर्फ के अंदर भी क्या होता है? जल उपस्थित होता है, मतलब H2। और H2 में हाइड्रोजन आबंधन उपस्थित होता है। मतलब ये किसका उदाहरण होता है? बर्फ आपके आणविक ठोस का। और आणविक ठोस में भी किसका उदाहरण है? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का। फिर देखिए क्वार्ट्ज, तो ये किसका उदाहरण है? आपके सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे, सहसंयोजक क्रिस्टल के ठोस के उदाहरण में आपका कौन सा आ जाएगा? हीरा आ गया, ग्रेफाइट आ गया, क्वार्ट्ज आ गया, सिलिका आ गया और कार्बोरेंडम। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? सहसंयोजक के ठोस के उदाहरण होते हैं। चौथा देखिए शुष्क बर्फ, तो ये वाला भी आपको किसका उदाहरण नहीं होगा? सहसंयोजक का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर शुष्क बर्फ किसको बोलते हो? ये भी ध्यान रखना, जो CO2 होता है उसी को क्या बोलते हो? आप शुष्क बर्फ बोलते हो। तो यहाँ पर देखिए सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण कौन सा होगा? क्वार्ट्ज होगा। नेक्स्ट वाला देखिए प्लास्टिक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो ठोसों का आप जब भी वर्गीकरण देखते हैं, तो अगर मान लीजिए वर्गीकरण का आधार कौन सा है? ज्यामिति है। तो ज्यामिति के आधार पर ठोस है वो 2 प्रकार के होगी, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस।
और यहाँ पर जो इन अक्रिस्टलीय ठोसों की उदाहरण कौन सी होती है ये मेंशन कर देता हूं मैं। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होता है एक तो रबर, याद रखने ये उदाहरण। अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण कौन सा हो गया, एक तो रबर हो गया, एक कौन सा हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, और एक हो गया आपके पास कांच या ग्लास। ये तीन मुख्य उदाहरण है किसके, अक्रिस्टलीय ठोस के। तो यहां पर यही पूछा है आपसे, प्लास्टिक है किसका उदाहरण है, आयनिक ठोस नहीं होता, धात्विक ठोस भी नहीं है, सहसंयोजी ठोस भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर मान लीजिए यहां पर आपको ऑप्शन में क्या देकर रखता, अक्रिस्टलीय ठोस, तो वहां पर भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता कि प्लास्टिक किसका उदाहरण होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का। प्लास्टिक ही नहीं, प्लास्टिक के साथ प्लास्टिक, रबर और कांच तीनों के तीनों किसके उदाहरण होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मीनिंग क्या हो गया, NaCl, जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हो। क्रिस्टल की संरचना है, मीनिंग यहां से जो आपने क्रिस्टल पढ़े हैं, इन क्रिस्टल में से जो सोडियम क्लोराइड है इसकी किस प्रकार की संरचना है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है इसकी कैसी संरचना होती है, फलक केंद्रित घनीय संरचना, मतलब FCC प्रकार की संरचना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की होती है, फलक केंद्रित घनीय प्रकार की होती है, मतलब FCC प्रकार की संरचना किसकी होती है, रॉक सोल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होगी, मतलब यहां पर जो FCC है इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूं, और इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी यहां पर, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। इंपॉर्टेंट थिंग के अंदर आपके पास ये होगा कि मैं आपके पास जितने भी प्रकार की एकक कोष्टिका है उन सभी एकक कोष्टिका को एक साथ मेंशन करता हूं, उनकी संकुलन दक्षता क्या है, उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, और उनका उपसह संयोजन संख्या कितना होगा। तो इस वाली टेबल को जरूर लर्न कीजिए, क्योंकि इस वाली टेबल से आपके RBSE और CBSE बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 1 नंबर का सवाल तो 100% पूछा जाता है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं एकक कोष्टिका। सबसे पहले वाले कॉलम में क्या मेंशन करूंगा मैं, एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका का प्रकार मेंशन करूंगा मैं यहां पर कौन सी प्रकार की एकक कोष्टिका है। दूसरे वाले कॉलम के अंदर अपन यहां पर मेंशन करेंगे एकक कोष्टिका के बाद में परमाणुओं की संख्या से। तो ये लीजिए कॉलम नंबर 2 बना देता हूं मैं यहां पर, परमाणुओं की संख्या। तो ये लीजिए परमाणुओं की संख्या, कितने परमाणु उपस्थित होंगे, परमाणुओं की संख्या। ये हो गया कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 3 में अपन यहां पर मेंशन करेंगे उप सहसंयोजन संख्या, जिसको शॉर्ट में बोलते हो आप कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं CN का मतलब क्या है, उप सहसंयोजन संख्या। और लास्ट वाले कॉलम के अंदर मैं मेंशन करूंगा संकुलन दक्षता। लास्ट वाले कॉलम के अंदर अपन क्या मेंशन करेंगे, संकुलन दक्षता। तो ये लीजिए कॉलम नंबर 4 में आपको मेंशन करना है संकुलन दक्षता। इसको इंग्लिश में आप बोलते हो पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहां पर मैं शॉर्ट में मेंशन कर देता हूं PE। और CN का मतलब क्या है, उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या। तो ये ध्यान रखना आपको, एक ही टेबल के थ्रू आपके पास जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं यहां पर सभी सवाल को आप क्या कर सकते हो, इजीली उनका आंसर प्रोवाइड कर सकते हो। तो अब देखिए 1 बाय 1 अपन मेंशन करते हैं। सबसे पहले यहां पर अपन बात करेंगे SC की। फर्स्ट नंबर पर एकक कोष्टिका कौन सी है, SC मीनिंग सिंपल क्यूबिक, जिसको आप सरल घनीय बोलते हो। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। उप सह संयोजन संख्या कितनी होती है सरल घनीय एकक कोष्टिका की, 6 होती है। और बात करते हो आप संकुलन दक्षता, तो संकुलन दक्षता का मान कितना होता है, 52.4% संकुलन दक्षता है। ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आप एकक कोष्टिका के प्रकार की बात करोगे तो सेकंड प्रकार का है आपके पास BCC। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब क्या यहां पर क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, मीनिंग क्या हो जाएगा, काई केंद्रित एकक कोष्टिका। तो काई केंद्रित जो एकक कोष्टिका है
इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, परमाणुओं की संख्या या नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है। उप सहसंयोजन संख्या की बात करोगे तो यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या का मान कितना होता है बीसीसी के लिए, 8 होता है। और संकुलन दक्षता की बात करोगे तो बीसीसी की संकुलन दक्षता कितनी होती है, 68%, मीनिंग 68% होती है। तीसरी जो एकक कोष्टिका है आपके लिए, वो एकक कोष्टिका कौन सी है, एफसीसी। तीसरी प्रकार की एकक कोष्टिका कौन सी है, एफसीसी। तो जो एफसीसी प्रकार की जो एकक कोष्टिका है, एफसीसी के साथ आप एक और मेंशन कर सकते हो, कौन सी वाली, सीसीपी। चाहे से एफसीसी हो अदरवाइज सीसीपी हो, दोनों के लिए परमाणुओं की संख्या की बात करोगे तो परमाणुओं की संख्या तो कितनी होती है, 4 होती है। बात करोगे अगर आप उप सहसंयोजन संख्या की, तो उप सहसंयोजन संख्या एफसीसी के लिए कितनी होती है, 12 होती है। और संकुलन दक्षता की अगर बात करोगे तो संकुलन दक्षता कितनी होती है, 74% होती है, मतलब 74% होती है। एक और यहाँ पर इसी का टाइप होता है, एफसीसी का ही टाइप है, इसी के अंदर अपन इसकी स्टडी करते हैं, लेकिन उसको अलग से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एचसीपी। ये ध्यान रखना है, एचसीपी का मीनिंग क्या हो गया, हेक्सागोनल क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट से, मीनिंग षटकोणीय घनीय निबिड़ संकुलन। इसके अंदर आपको एक ही डिफरेंस मिलेगा एफसीसी से, वो क्या है, परमाणुओं की संख्या में। किंतु एचसीपी है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। बाकी सब एफसीसी के समान होगा, मतलब उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 12, और संकुलन दक्षता भी कितनी होगी, 74% होगी। तो ये वाली टेबल आपको लर्न करनी है, इससे आपको इजीली पता चल जाएगा परमाणुओं की संख्या, उप सहसंयोजन संख्या और संकुलन दक्षता। यही आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इस वाली टेबल से 1 नंबर का सवाल 100% आपको आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आइए अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होगी। तो मतलब यहां पर कौन सी के लिए पूछ रहा है, फलक केंद्रित घनीय जालक, मतलब एफसीसी की बात करें। और यहां पर देख लीजिए एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, मीनिंग 4 परमाणुओं की संख्या होती है। नेक्स्ट वाला देखिए, जिंक अपनी गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसकी संरचना एचसीपी प्रकार की है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जो जिंक है वो अपनी गलित अवस्था से जब भी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, और जिसकी संरचना किस प्रकार की है, एचसीपी प्रकार की है। समीपस्थ परमाणुओं की संख्या होगी, यहां पर बस लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया है, उप सहसंयोजन संख्या बोल दीजिए, अदरवाइज समीपस्थ परमाणुओं की संख्या बोल दीजिए। दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। जैसे उप सहसंयोजन संख्या बोल दीजिए, अदरवाइज समीपस्थ परमाणुओं की संख्या बोल दीजिए। और एग्जामिनर ने आपको हिंट क्या दे दिया, किस प्रकार की संरचना है जिंक की, एचसीपी प्रकार की। तो अभी आप टेबल में मेंशन किया, एचसीपी में उप सहसंयोजन संख्या या समीपस्थ परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 12। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहां से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी आएगी संख्या, 12 आएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एक एकक कोष्टिका में जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 है, मतलब एक ऐसी एकक कोष्टिका है जिसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, तथा जो एबीसी संकुलन क्रम प्रदर्शित करती है में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है, उसको मैं अंडरस्टैंड करवा देता हूं आप लोगों को, किस प्रकार से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि किसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी और कौन सी एकक कोष्टिका में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कंसीडर करवा देता हूं, मैं नोट लगाकर मेंशन कर रहा हूं, जिससे आपको इजीली पता रहे कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नोट लगाकर मेंशन करता हूं NOT। यहाँ पर अगर आप मेंशन करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंसीडर करना है, माना किसी एकक कोष्टिका में, माना किसी एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी मान ली आपने, n मान ली है, ये आपने कंसीडर कर लिया है।
कि कोई भी आपके पास कोई एक कोष्टिका है जिसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, n है। अतः अगर मान लीजिए n आपके पास किसी भी एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या है, अतः तो यहां पर क्या सीन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इसी को आपको अंडरस्टैंड करना। अतः अष्टफलकीय, अतः अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अगर मान लीजिए आपको परमाणुओं की संख्या पता है तो परमाणुओं की संख्या की सहायता से आप अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या का मान किसके इक्वल होगा, n के बराबर होगा। मतलब किसी भी एक कोष्टिका में जितने परमाणु उपस्थित है उतनी कौन सी रिक्तियां बनेगी, अष्टफलकीय रिक्तियां बनेगी। और इसी प्रकार से अगर आप बात करोगे किसके लिए, चतुष्फलकीय के लिए, तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट किसके लिए हो जाएगा मेरा, चतुष्फलकीय के लिए। तो एक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, एक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या से क्या होती है, दुगुनी होती है। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई विद n आ जाएगा। बस ये आपको अगर फॉर्मूला पता चल गया तो इजीली परमाणुओं की संख्या अगर आपको दी गई है क्वेश्चन में तो उसकी सहायता से आप अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय दोनों की संख्या का क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, निर्धारण कर सकते हो। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक कोष्टिका जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 है, परमाणु की संख्या कितनी बोल दी अगली ने, 2, और जो किस प्रकार का संकुलन प्रदर्शित कर रहा है, एबीसी प्रकार का संकुलन क्रम प्रदर्शित करता है। में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, अभी आपको एक संबंध बताया था मैंने, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हमेशा क्या होती है, परमाणुओं की संख्या की दुगनी होती है। और अगले ने परमाणु कितने बोल दिए, 2 बोल दिए, तो 2 मल्टीप्लाई 2, नहीं 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई विद z हो जाएगा। z का मतलब क्या है, परमाणुओं की संख्या। यहां पर अपने n माना था, n मान लीजिए, z मान लीजिए, बात क्या है, सेम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, z का मतलब क्या है, परमाणुओं की संख्या से मतलब है क्या, z। तो यहां पर क्या हो जाएगी, वो दुगनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यहां पर परमाणुओं की संख्या 2 है, 2 है, तो अगर मान लीजिए परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, तो आपके पास जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, मीनिंग 2 मल्टीप्लाई विद z। और z का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर z का मीनिंग है परमाणुओं की संख्या। ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर यहाँ पर 4 लिख देता तब भी क्या होता, करेक्ट आंसर होता। अष्टफलकीय की बात करता तो कितनी होती, तो z की इक्वल होती है, मतलब कितनी होती, 2 ही क्या होती है, वहां पर अष्टफलकीय रिक्तियां उपस्थित होती है। अब यहां से आपको एक और थिंग अंडरस्टैंड करनी है, वो थिंग क्या है कि A और R के मध्य क्या संबंध होता है। मतलब ये जो 3 प्रकार की आपके पास एक कोष्टिकाएं है, इनमें A तथा R के मध्य क्या संबंध है। तो ये लीजिए नेक्स्ट वाला पॉइंट में मेंशन करता हूं, नोट लगाकर, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में आपको A तथा R के मध्य संबंध देखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा SC के लिए, मतलब सिंपल क्यूबिक के लिए। तो सिंपल क्यूबिक के लिए A तथा R के मध्य क्या संबंध होता है, A इक्वल टू 2R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बनता है डायरेक्ट। A का मतलब हो गया एज लेंथ, A का मीनिंग क्या हो गया, एज लेंथ मीनिंग किनारे की लंबाई, और R का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, परमाणु की त्रिज्या। दूसरा वाला जो आपके पास एक कोष्टिका कौन सी होगी, BCC प्रकार की होगी। और BCC प्रकार की एक कोष्टिका में A तथा R के मध्य क्या संबंध आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्या होता है उसके लिए, √3A इक्वल टू 4R। ये संबंध किसके लिए होता है, BCC के लिए होता है। तीसरा वाला कौन सा आता है, FCC आता है। तो ये थर्ड वाला मेंशन करता हूं मैं। थर्ड प्रकार की एक कोष्टिका कौन सी हो सकती है, FCC। और FCC के लिए A तथा R के मध्य क्या संबंध होगा, यहाँ पर √3 की जगह क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो √2A इक्वल टू 4R। अब आपको न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू गिवन है उससे आप इजीली A तथा R का मान क्या कर सकते हो, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं एक बार में। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या है। मतलब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और उसमें आपको सोडियम आयन की समन्वय संख्या पूछी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी समन्वय संख्या होती है, 6 होती है। इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। अगर सोडियम क्लोराइड है, NaCl है,
कौन सा है? अगर सोडियम क्लोराइड मीनिंग कौन सा? NaCl, जिसको आप क्या बोलते हो? रॉक सॉल्ट। तो NaCl के अंदर सोडियम और क्लोरीन की जो उप सहसंयोजन संख्या का रेशियो क्या होता है? 6:6 मीनिंग 6:6 होता है। और अगर इसी प्रकार से सीजियम क्लोराइड आ जाता CaCl, तो इसके लिए क्या रेशियो होता? 8:8 मीनिंग 8:8। मतलब सीजियम भी 8 क्लोरीन से गिरा रहता और क्लोरीन भी 8 सीजियम से गिरा रहता। इसी प्रकार से सोडियम है, इसको कितने क्लोरीन घेर कर रखते हैं? 6 क्लोरीन। और क्लोरीन को NaCl में कितने सोडियम घेर कर रखेंगे? 6। तो आपको यही पूछा था कि NaCl में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6। और अगर सीजियम क्लोराइड का उदाहरण आता तो वहां पर कितनी हो जाती? 8 हो जाती। नेक्स्ट देखिए, एक धातु फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है। एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई 408 पिकोमीटर है। धातु परमाणु का व्यास है। यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? त्रिज्या नहीं पूछी है, कौन सा पूछा? आपसे व्यास पूछा। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? त्रिज्या के दुगुने को क्या बोलते हो? व्यास बोलते हो। तो यहां पर किस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे, तो यहीं पर मैं आपको हिंट प्रोवाइड करवा देता हूं इस वाले न्यूमेरिकल के लिए। कौन सा बोला? फलक केंद्रित, FCC बोला है। और अभी मैंने आपको बताया कि FCC के लिए संबंध क्या होता था? √2a = 4r, यही तो संबंध था। अब यहाँ पर कोर की लंबाई, मतलब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 408 दे दी। तो सबसे पहले तो त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए। तो यहां से अगर फॉर्मूले के अंदर मेंशन करोगे तो क्या बन जाएगा? √2 मल्टीप्लाई विद a का मतलब क्या है? कोर की लंबाई कितनी है? 408 पिकोमीटर इक्वल टू यहां पर क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई विद r। तो यहां पर अगर आप r की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो r की वैल्यू आपको कितनी ऑप्टेन होगी? 144 पिकोमीटर। और यहां पर आपसे क्या पूछा है? धातु परमाणु का व्यास, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहां पर अगर व्यास की बात करोगे आप, यहीं पर मेंशन कर देता हूं मैं, व्यास एक्चुअल में क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई विद r, मतलब त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई विद 144। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? 288 पिकोमीटर। तो ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे, ये देखो तीनों एकक कोष्टिका के लिए, SC के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए A तथा R में क्या संबंध है। व्यास पूछेगा तो व्यास में क्या करना है? त्रिज्या को दुगुना कर देना है। नेक्स्ट वाला देखिए, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व है। तो ये आपको मैं बता दूं, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष है। इसका जो वीडियो ऑलरेडी LCP केमिस्ट्री हब के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा ठोस अवस्था, तो वहां पर ऑलरेडी अपलोडेड है। वहां पर आप इसके बारे में डिटेल अध्ययन कर सकते हैं। फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में क्या अंतर है, कौन कौन से इसके उदाहरण है और किसमें घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व है, हमेशा ध्यान रखेंगे। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक जो क्रिस्टल है उनके घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व में क्या आती है? कमी आती है। कौन सा दोष था यहाँ पर? फ्रेंकल दोष। और फ्रेंकल दोष में घनत्व कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है, मतलब घनत्व में ना ही तो वृद्धि होती है ना ही कमी होती है। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। फ्रेंकल दोष हो चाहे शॉर्टकी दोष हो, दोनों के दोनों दोष किसमें होते हैं? आयनिक यौगिकों में होते हैं। किसमें होती है? आयनिक यौगिकों में। और आयनिक जो ठोस है वो किसका उदाहरण होते हैं? क्रिस्टल का। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते, नाभिकीय दोष ये गलत हो गया, क्रिस्टल दोष ये करेक्ट है, मीनिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन डिफेक्ट के एग्जांपल है। फिर चाहे से फ्रेंकल दोष हो अथवा शॉर्टकी दोष। और आपको यहाँ से एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या ध्यान रखनी है? फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों ही आयनिक यौगिकों में होते हैं, जिनमें शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, जबकि फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एक काई केंद्रित, यहां पर ये कारणी, ये कौन सा वाला शब्द है यहाँ पर? काई केंद्रित। क्या है यहाँ पर? एक काई केंद्रित घन संकुलन BCC व्यवस्था में परमाणुओं की संख्या। अभी आपको टेबल बनाकर बताई थी मैंने, तो BCC है तो BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा है? एक यौगिक
यौगिक क्या बोला, ए तथा बी। एक यौगिक ए व बी के क्रिस्टलीकरण से घनीय संरचना बनाता है। किस प्रकार की संरचना बना रहा है, केवल घनीय प्रकार की संरचना बना रहा है, जिसमें ए परमाणु, यहां पर कौन से परमाणु की बात कर रहा है, ए परमाणु, जिसमें ए परमाणु घन के कॉर्नर पर उपस्थित है। मतलब जो ए प्रकार के परमाणु है वो कहां पर उपस्थित है, केवल और केवल घन के कॉर्नर पर उपस्थित है। और घन में कितने कॉर्नर होते हैं, 8, और एक कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8। तथा बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। किस प्रकार से सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो भी क्रिस्टल उसका निर्माण किससे हो रहा है, ए से, और ए के साथ साथ किससे हो रहा है, बी से। इंपोर्टेंट क्या बोला है, ए परमाणु कहां पर उपस्थित है, कॉर्नर पर उपस्थित है, और कितने कॉर्नर होते हैं, 8, और ए कोने का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8। बी के लिए क्या बोला है, तथा बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, और घन में कितनी फलक होती है, 6, और एक फलक का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2। अब सोल्व कर लीजिए इसको, इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसे आप इसको सोल्व करोगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया, मीनिंग यहाँ पर तो ए का तो नंबर कितना आ गया, 1 रेशियो। और बी की बात करोगे तो यहाँ से 2 से कितनी बार कैंसिल होगा, 3 टाइम, तो 1:3, मीनिंग ए का तो 1 परमाणु होगा, बी के 3 परमाणु होंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, AB1, A2B, AB2 और A2B3। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसको आप करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा करेक्शन करना है। और करेक्शन क्या होगा यहाँ पर, करेक्शन ये होगा कि यहाँ पर कौन सा आएगा, AB3 टाइप का है ये, AB3। ऑप्शन नंबर सी है, इसको मैं करेक्ट करके मेंशन कर देता हूं। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, AB3 टाइप का, और ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने फाइंड आउट कर लिया कि कौन से, कब तो कॉर्नर पर है, कब फलक के केंद्र पर है, फलक के केंद्र का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, और कॉर्नर पर उपस्थित होता है उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में आपसे पूछा है शोट की त्रुटियां प्राप्त होती है, मतलब जो शोट की दोष है वो कब प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए, क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में धनायन एवं ऋणायन पलायन कर जाते हैं। तो मतलब ये जो पहला कथनी दे रखा है, यहां पर क्या बोला है, क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में धनायन एवं ऋणायन पलायन कर जाते हैं। ये बात तो सही है शोट की दोष के लिए, इस शोट की दोष में धनायन तथा ऋणायन दोनों क्या करते हैं, पलायन करते हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या होती है, एक समान होती है, असमान संख्या में नहीं होता। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन पलायन कर जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मीनिंग शोट की दोष में क्रिस्टल जालक से एक समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप क्रिस्टल जालक के घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक आयन अपनी सामान्य स्थिति छोड़कर अंतराकाशी स्थल में चला जाता है। तो ये तो किसके लिए होता है, ये होता है आपके फ्रेंकल दोष के लिए। फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि जो छोटा आयन, मतलब कौन सा हो गया, धनायन, धनायन क्या करता है, अपनी सामान्य स्थिति को छोड़कर क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि समन्वयक संख्या 8 निम्न में से किस धनायन के लिए होगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका एग्जांपल बता दिया था, NaCl के लिए कितना होता है, 6 होता है, सीजियम क्लोराइड के लिए कितना होता है, 8। तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। सीजियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, इसके लिए जो समन्वयक संख्या का मान कितना आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एक षटकोणीय आद्य एकक कोष्ठिका, इंपोर्टेंट, षटकोणीय आद्य एकक कोष्ठिका नहीं, किसकी बात कर रहा है, HCP की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, HCP की। तो एक षटकोणीय आद्य एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या है। अब चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय छिद्र बोल दे, अदरवाइज चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियां बोल दे, बात एक ही है। तो आपको ये मैंने आपको स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड करवा दिया था कि परमाणुओं की संख्या का पता कीजिए। परमाणुओं की संख्या के समान तो क्या होते हैं, अष्टफलकीय छिद्र, और परमाणु की संख्या से दुगुने के हो जाएंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो षटकोणीय आद्य एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। सबसे पहले कौन सा दिया है, चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय क्या होती है, परमाणुओं की संख्या की दुगुनी होती है। तो 6 गुणा 2 कितना हो गया, 12। मतलब चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12।
और फिर कौन सा पूछा है, अष्टफलकीय छिद्र, और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणुओं की संख्या के बराबर। और एचसीपी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6। तो मैंने ऑप्शन में क्या आएगा, पहले 12 और उसके बाद में 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब एचसीपी में परमाणुओं की संख्या 6 है, अतः चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या तो 12 होगी और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। नेक्स्ट वाला देखिए। अब इसके नेक्स्ट के अंदर अपन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि ठोस अवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, तो उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे, जिसमें अपन अध्ययन करेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न ठोस अवस्था के। इस वाली वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।